पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास होना था। और सच्ची बात तो यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं चाहती कि वो किसी भी सूरत में हलफ ले मखसूस नशस्तों के हवाले से नए जो उम्मीदवार आ गए हैं या जो बाकी पोलिटिकल पार्टीज की खवातीन आ रही हैं उनका हलफ लें। वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि ये उनका अपना हक था। लेकिन मुझे ये फिक्स मैच टाइप लग रहा है, यानी ये ऑब्वियस था कि ये हलफ नहीं लेंगे। और उसका तरीकेकार ये बनाया गया कि जब सारे इकट्ठे हुए तो एक हुकूमती रुकन ने खड़े होकर कह दिया कि जी यहाँ पे कोरम पूरा नहीं है। जब स्पीकर अंदर जा रहे थे इजलास के लिए तो तभी मीडिया को इस बात का पता था कि जब स्पीकर अंदर पहुंचेंगे तो कोरम की निशानदेही कर दी जाएगी और स्पीकर चंद दिनों के लिए इस इजलास को मुलतवी कर देंगे। और इजलास मुलतवी होने की वजह से मखसूस नशस्तों वाले हलफ उठा नहीं सकेंगे और सेनेट के इलेक्शन में वोट डाल नहीं सकेंगे। जब हलफ नहीं उठाएंगे तो वोट नहीं डालेंगे। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये सियासत है और उनकी अपनी सोच है, दूसरी तरफ हुकूमत की भी अपनी सियासत है और उनकी अपनी सोच है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हुकूमत को इस वक्त अदालत की सपोर्ट भी हासिल है, इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट भी हासिल है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी हासिल है सबसे बढ़ के। लिहाजा उनका अगर सियासी दाव कमजोर भी होता है फिर भी लग जाता है। वजह यह है कि पीछे बूस्टर बड़ा जबरदस्त लगा हुआ है कि एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, अदलिया की सपोर्ट है, इलेक्शन कमीशन जो है वो उनके घर की लॉन्डी बना हुआ है, तो वो सारी चीजें उन्हें मिल जाती हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा के असेंबली के इजलास में ये कह दिया स्पीकर ने कि जी अब जुमेरात को दोपहर 2 बजे आएंगे, तब तक के लिए जो है वो ये इजलास मुलतवी किया जाता है। कोरम की निशानदेही हो गई है तो इजलास तो हो गया फारग, मखसूस नशिस्तों वाले हलफ ले नहीं सके। तो फिर फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, यानी इलेक्शन कमीशन कितना चौकस है कि एतवार वाले दिन बैठा हुआ था कि ये हलफ होता या नहीं होता, और एतवार वाले दिन फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर भी लिख दिया। यानी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट का फैसला आता है, 1 साल तक इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद नहीं करता। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का एक फैसला आता है तो इलेक्शन कमीशन को जो है पेट में मरोड़ उठ रहे हैं कि फौरी तौर पे अमल दरामद करवा दे, और अमल दरामद के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। निगरानी के लिए इलेक्शन कमीशन एतवार वाले दिन भी बैठा हुआ है कि ये माले गनीमत जब तक नहीं बांटा जाएगा तब तक मैं बैठा हूं निगरानी पे। और जब उन्होंने देखा कि वो नहीं हो रहा तो फिर उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट को एक लेटर लिखा। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट जो है वो नए आए हैं और ये वो चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट है जिन्हें तैनात किया गया है 26वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन इनकी मर्जी से। यानी ये पॉलिटिकल बुनियादों पर तैनात होने वाले चीफ जस्टिस में से एक है, जैसे सरफराज डोगर साहब हैं, जैसे आलिया नीलम साहबा हैं। इसी तरह ये एक चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट के भी जो रवायती सियासी जमातें हैं जैसे कि पीपल्स पार्टी पीएमएलएन, ये उनके करीबी समझे जाते हैं। पीपल्स पार्टी से तो इनका बड़ा गहरा ताल्लुक माजी में रहा भी है और वहीं पीपल्स पार्टी का गवर्नर भी है। तो फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने राब्ता किया हाईकोर्ट से, पेशावर हाईकोर्ट से, और इलेक्शन कमीशन ने जो इसके ऊपर एक प्रेस रिलीज जारी की है वो ये कहते हैं कि आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में खवातीन और अकलियती नशिस्तों के मुंतखब अरकान ने अपने ओहदों का हलफ नहीं लिया। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस हाईकोर्ट को एक मुरासला अरसाल किया जिसमें दरखास्त की गई कि मुनासिब फर्द को हलफ बर्दारी के लिए नामजद कर दें। किसी और बंदे को नामजद करें, असेंबली में हलफ नहीं हो रहा, वो ये कह रहे हैं। और अब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को नामजद कर दिया। अच्छा, चीफ जस्टिस भी बैठे हुए थे इतवार वाले दिन, उन्होंने भी आइडिया था कि जनाब, यानी सारे निगरानी में बैठे हुए थे कि माले गनीमत जब तक बांटा नहीं जाएगा तब तक घर कोई नहीं जाएगा। और अगर ये सारे बैठे हुए तो इसका मतलब है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बैठाया हुआ है ना, चाहे इलेक्शन कमिश्नर को बैठाया हुआ है, चाहे चीफ जस्टिस को बैठाया हुआ है, बेचारे सारे बैठे हुए ड्यूटी कर रहे हैं छुट्टी वाले दिन भी, और वहां कोरम की निशानदेही होगी। तो इन्होंने फौरी तौर पर एक लेटर लिखा, इलेक्शन कमीशन ने हुक्म का तामील किया, लेटर लिखा चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस ने लेटर लिखा और बताया जनाब कि ये अब गवर्नर जो है उनको अपने नामजद कर दिया और वो हलफ लेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि गवर्नर खुद हलफ बर्दारी करेगा और उसका फैसला वो खुद करेगा कि कब उसने हलफ लेना है। जबकि कल जिरगा हॉल में सेनेट इंतखाबात का अमल सुबह 11 बजे शुरू होगा। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने आईजी खैबर पख्तूनख्वा, चीफ सेक्रेटरी और आईजी फ्रंटियर कांस्टेबिलिटी को, अब तो वो फ्रंटियर कांस्टेबिलिटी नहीं है, अब तो वो फेडरल फोर्स है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से हदायत जारी कर दी ताकि किसी भी नाखुशगवार वाकये से बचा जा सके। तो नाज़रीन, ये है जनाब पूरी कहानी कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने रोल प्ले किया, किस तरह से जो है वो वहां पे चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने रोल प्ले किया, और फिर गवर्नर हाउस ने भी तो अपना किरदार अदा करना था। गवर्नर हाउस ने फौरी तौर पे अपना किरदार अदा करते हुए यह बता दिया कि शाम 6 बजे मखसूस नशस्तों के हवाले से हलफ ले लिया जाएगा। अब ये एक ना, ये ऑब्वियस है, ये नशिस्तें तो मान ली थी गंडापुर साहब ने और बाकी सब लोगों ने कि ठीक है हम इन नशिस्तों को मानते हैं। ये नशिस्तें मान के उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीडीएम की जमातों को 5 सेनेट की सीटें ऑफर की थी। अगर ये ना मानते तो ऑफर करने की जरूरत ही नहीं थी, उनकी तो एक भी सीट नहीं निकलती थी सही तरह से। हाँ, ये है कि वहां पे निकल आती थी 1-2 सीटें, लेकिन यहां तो एक भी सीट नहीं निकलती थी सही तरह से। तो 11 में से 10 तो वो जीत जाते थे। जनरल नशिस्त में शायद एक आधी निकल आती, लेकिन 11 में से 10 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती थी अगर मखसूस नशिस्तें उन्हें मिल जाती। लेकिन जो 4 इजाफी सीटें देने का गंडापुर ने फैसला किया
उसका मतलब यह है कि उनके दिमाग में था कि ये मखसूस नशिस्तें गई और ये उनकी हैं। तो ये ऐसा लगता है कि अंडरस्टैंडिंग है कि हमने हलफ लेना नहीं, आप हलफ ले लें और कर लें, बस जैसे काम चलता चलाएं। दिखाई तो ऐसा ही दे रहा है। अब सुबह इलेक्शन है और सवाल से दावे किए जा रहे हैं कि जरा बड़े बंदे काबू कर लिए गए हैं, और जो पैसे वाले उम्मीदवार है वो तो इलेक्शन हारने वाले नहीं है, जो पैसे वाले उम्मीदवार है वो तो इलेक्शन जीतेंगे। तो मखसूस नशिस्तें भी होगी, सेनेट इलेक्शन भी हो गया। अब कल सुबह सेनेट इलेक्शन है, उसका नतीजा क्या निकलता है वो आपके सामने आ जाएगा। यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर एक रद्द-ए-अमल भी दिया, और तहरीक इंसाफ ने कहा कि आइन के आर्टिकल 255 के तहत हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसी शख्स को हलफ दिलाने के लिए नामजद करने का कोई इंतजामी इख्तियार नहीं रखता। उन्होंने कहा गैर आईनी है, क्या फर्क पड़ता है, गैर कानूनी है तो क्या फर्क पड़ता है, मुल्क कौन सा आइन और कानून पे चल रहा है, ना मुल्क में आइन है ना कानून है, तो आप कौन सी गैर आईनी गैर कानूनी बात कर रहे हैं। यानी आप जाएंगे अपील करेंगे, आईनी अदालत में जाएंगे, वहां पे जस्टिस अमीनुद्दीन खान बैठे हुए हैं, वो कहेंगे ठीक है जी हलफ हो गया बस। तो ये अब आइन और कानून या अदालत और इंसाफ और दस्तूर वो इस मुल्क के अंदर एक किस्सा पारीना हो गया। अब ये मुल्क जिसकी लाठी उसकी भैंस। अवाम को अगर कभी इंसाफ चाहिए और कभी वो मुल्क को ठीक ट्रैक पे लाना चाहते हो, जब उनका दिल करे तो वो बाहर निकल के डंडा हाथ में उठाएं और सबको सीधा कर दें। अब ये काम सिर्फ पाकिस्तान की अवाम कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। अदलिया भी फारिग हो गई, सियासतदान भी फारिग हो गए, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोग उम्मीद रखते थे, उनकी लीडरशिप की हालत भी सबने देख ली। अवाम जोर लगाती रहती है, ये अवाम पे ही निसार है। जेल में एक आदमी डट के बैठा हुआ है और उसके लोग उसके साथ खड़े हुए हैं, आम पाकिस्तानी लोगों पे ये इस बात का इन्हिसार है कि लोग इस मामले को कहां लेकर जाते हैं। लोगों पे इन्हिसार है कि वो इंसाफ के लिए किस हद तक जाते हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बताया आइन के आर्टिकल्स और कवानीन का हवाला देते हुए कि यह गलत इस्तेमाल किया गया है कानून का। इलेक्शन कमीशन ने भी गलत किया है, चीफ जस्टिस ने भी गलत किया है। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से गुजारिश करते हैं कि इस मामले का फौरी तौर पर नोटिस लें और जमहूरी अमल में गैर आईनी अदालती मुदाखलत को रोकने में अपना आईनी किरदार अदा करें। तो वो तो छुट्टी पे होंगे, आज इतवार का दिन है। इतवार के दिन, छुट्टी वाले दिन या लेट नाइट अदालत सिर्फ वो लगेगी जिसको एस्टेब्लिशमेंट लगाना चाहेगी। एस्टेब्लिशमेंट जब चाहेगी अदालत लगेगी और इंसाफ देगी, जब एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी तो अदालत नहीं लगेगी और इंसाफ नहीं देगी। मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे इस्लामाबाद की हुदूद से गिरफ्तार किया गया, बड़ा मीडिया ने रोला डाला। अरशद भाई शहीद जो है वो खुद चले गए थे हाई कोर्ट, तो चीफ जस्टिस का अमला वहां पे पहुंचा, पता चला जी चीफ जस्टिस आ रहे हैं अतर मिनुल्लाह साहब, और उन्होंने भी जनाब पैगाम कह दिया अच्छा ठीक है बाद में देखते हैं। बात गोलमोल कर दी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उस वक्त, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी कि मुझे अंदर रखना है, और उन्होंने मुझे अंदर रखा भी, मुझे रगड़ा भी दिया, और वो सारी दुनिया ने देखा भी। बहरहाल ये याह्या अफरीदी साहब से अपील तो इन्होंने की है, मुझे नहीं लगता कि वो आज अपना आईनी किरदार अदा कर सकते हैं या रात को किसी वक्त जाग सकते हैं। सेनेट इलेक्शन में जब तक कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी मनमानी नहीं कर लेगी तब तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें एक स्टेटमेंट जो है वो उमर अयूब साहब का भी है। वो ये कहते हैं ये सिर्फ पाकिस्तान जैसे बनाना रिपब्लिक में ही हो सकता है, जहां पे एक हाइब्रिड सिस्टम बना हुआ है, एक जाली निजाम जहां पे कायम है, दोगला निजाम, वहीं पे ये सब कुछ हो सकता है। यानी पॉलिटिकल पार्टी ने कोरम की निशानदेही की है, क्या वो ये भी नहीं कर सकते? और रिजर्व सीट जो है उनके ऊपर फिर अलबरदारी नहीं हुई, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एतवार वाले दिन अपने दरवाजे खोल दिए, और हाईकोर्ट ने भी ऐसा ही किया है। उन्होंने भी वही तनकीद की जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब ऐसा लगता है कि बनाना रिपब्लिक है, ये किसी मुल्क वाला हाल तो नहीं है जो किया जा रहा है। नादरीन, एक मैंने कल आपसे गुजारिश की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह चाहिए कि वो 9 मई के हवाले से जो मुकदमात का भुड़कस निकल गया है, जो गवाहान भाग गए हैं, दौड़ गए हैं, जो झूठे गवाहान पकड़े गए हैं और सरेआम पकड़े गए हैं, उन तमाम के खिलाफ जरूर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और अपना बयानिया बताए, लोगों के सामने हकायक रखे कि क्या हुआ है। तो लतीफ खोसा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सबसे मेन आदमी लतीफ खोसा साहब थे, दीगर कुछ लोग उनके साथ जरूर थे, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त क़यादत है वो इसमें शामिल नहीं थी। ना बैरिस्टर गौर थे, ना इसके अंदर उमर अयूब साहब थे, ना सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और बाकी सारे लोग थे। तो ये एक लतीफ खोसा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई इसमें। उन्होंने कहा हमारी क़यादत पर इल्जाम है कि 9 मई वाकई की 7 मई को इमरान खान के घर में साजिश तैयार हुई। लाहौर की अदालत में गवाह कहता है इस साजिश में 14 अफराद थे। फैसलाबाद की अदालत में बताता है 44 अफराद थे। गुजरावाला की अदालत में बताता है कि 58 अफराद थे। काश ये केस लाइव स्ट्रीम होता तो पूरी कौम देखती कि कैसे झूठ के पुलंदे खोले जा रहे हैं। कानून के मुताबिक एक वकुआ की एक एफआईआर हो सकती है, यहां दर्जनों एफआईआर हुई हैं। हमने इस हवाले से केस किया हुआ है जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। 6 महीने से समाअत नहीं हो रही क्योंकि 26वीं तरमीम के जरिए अदालतें उनके ताबे हो चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा 9 मई से लेकर 12 मई तक इमरान खान सरकारी तहवील में थे। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था, यानी रेंजर ने जाके गिरफ्तार किया था, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस आदमी की गिरफ्तारी से पूरे मुल्क के अंदर क्या हालात पैदा हो गए हैं। तो कार्रवाई का हुक्म दिया था, आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि इमरान खान के खिलाफ सैकड़ों केसेस बना दिए गए हैं, यह भी लतीफ खोसा साहब ने कहा। नाज़रीन, एक और अफसोसनाक वाकया हुआ है। बलूचिस्तान से जो खवातीन एहतजाज करने के लिए आई हैं, उनका बार बार रास्ता रोका जाता है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से खारदार तारे लगा दी गई हैं। एक मरतबा फिर हमें हरासा किया जा रहा है। ये नादिया बलोच साहबा ने रिपोर्ट किया। प्रेस क्लब की तरफ बढ़ने और एहतजाज करने के लिए हमें नहीं छोड़ा जा रहा। इस्लामाबाद पुलिस हमारे साथ मुजरिमों और दुश्मनों जैसा बर्ताव रख रही है। क्या बलूचिस्तान से इस्लामाबाद आना और पुरअमन एहतजाज करना जुर्म है? पाकिस्तान के इदारे हमें बताएं कि हमारे शहरी और इंसानी हुकूक पर क्यों कदगन लगाया जा रहा है, हमें क्यों दीवार से लगाया जा रहा है। अगर हमें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा, इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी इस्लामाबाद और रियासती इदारों पर आयद होगी। बलोच कौम और मीडिया से अपील करते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से हमारे साथ होने वाले जानवरों जैसे सलूक के खिलाफ आवाज उठाए। वैसे यह आवाज सिर्फ बलोचों का हक नहीं है, पूरे पाकिस्तान को यह आवाज उठानी चाहिए कि वो बहनें और बेटियां हैं, वो पाकिस्तान की इज्जत हैं। वो अगर आई है एहतजाज करने के लिए तो मुंह उठा के तो नहीं आगे, वो लोग कोई तकलीफ है तो आए ना। उनके अपने प्यारे लोग जो हैं वो जबरी तौर पे लापता हैं और वो उन्हें ढूंढते फिर रहे हैं, बगैर किसी कानून के, बगैर किसी दस्तूर के, बगैर किसी कायदे के नाइंसाफी करते हुए उनके प्यारों को लापता कर दिया गया है जबरी तौर पे। वो उन्हें ढूंढते फिर रहे हैं, किसी अदालत में उन्हें पेश नहीं किया जाता, कोई मुकदमा उनके ऊपर डाला नहीं जाता। तो ये जो तकलीफ है ये उनको इस्लामाबाद तक लेकर आती है। वो गरीब लोग हैं बेचारे, किस तरह पैसे इकट्ठे करते हैं, किससे मांगते हैं, किस तरीके से अपना वो कमेटियां डालते हैं, जैसे भी करके वो पहुंचते हैं बड़ी मुश्किल से बसों वैगनों में बैठ के। कोई उनके पास बहुत बड़ी बड़ी जायदादें नहीं है, वो गरीब सूबा है, वहां के गरीब लोग हैं और जो लोग उठाए गए हैं वो भी इंतहाई गरीब लोग हैं। लिहाजा वो इंसाफ मांगने आए हैं। पूरे पाकिस्तान को उनके लिए आवाज उठानी चाहिए। आप आवाज नहीं उठाएंगे, कल को यही कुछ आपके साथ भी हो सकता है और ये डेफिनेटली होगा। जब आप आवाज नहीं उठाएंगे, ये आग आपके दरवाजे तक पहुंचेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और फैसला किया नाज़रीन, और वो ये है कि जो झूठे गवाहान हैं उनके खिलाफ वो कहते हैं जी हम कार्रवाई भी करेंगे, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इन झूठे गवाहान को कानून की कटहरे के अंदर लेकर आएंगे। इन्होंने जहां जहां झूठ बोला, जो जो चीजें गलत की, हम इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाइयां भी करवाएंगे और इनके खिलाफ अदालती कार्रवाइयां भी करेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है। खैबर पख्तूनख्वा में नाज़रीन दीर के इलाके में बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल आए और लोगों ने निकलकर अमन मार्च किया है और ऑपरेशन के खिलाफ आवाज उठाई है। लोग खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले ड्रोन हमलों और ऑपरेशन के लिए बनाई जाने वाली सूरत हाल के खिलाफ बार बार सड़कों पर आकर यह पैगाम दे रहे हैं कि वो किसी सूरत खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी कबायली इलाके में या किसी भी सेटल्ड एरिया में कोई मिलिट्री ऑपरेशन किसी सूरत भी नहीं होने देंगे। लोग इस बात के ऊपर पूरी तरह से आमादा हैं और वो ये समझते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन उनके लिए सिर्फ तबाही लेकर आता है। अमन का कोई रास्ता उस मिलिट्री ऑपरेशन से नहीं निकलता पाकिस्तान की सरजमीन पर। तो अच्छा, मैं एक और चीज नोट कर रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े इज्तिमात हुआ करते थे, लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा में जो बड़े इज्तिमात हैं वो अमन मार्च वालों के। उसमें क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज शामिल होती है ना, पीटीआई भी होती है, एएनपी भी होती है, फजल रहमान साहब की पार्टी के लोग भी आते हैं, जमात इस्लामी के भी आते हैं, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी आते हैं। तो ये लोग बगैर किसी पॉलिटिकल एजेंडे के निकलते हैं एहतजाज करने के लिए। एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं होता। तो बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं ऑपरेशन के खिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपनी आहिस्ता आहिस्ता तहरीक को ऊपर कर रहे हैं, उठा रहे हैं। लाहौर में एतवार वाले दिन आपको पता है कि रैलीज निकलती हैं, हर एतवार को निकलती हैं। तो इस मरतबा जो है वो गैर मामूली सूरत हमने देखी है लाहौर में। यानी गैर मामूली जो है वो एहतजाजी रैली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निकली है और छोटी रैलीज भी बहुत सारी निकली हैं लाहौर में और इसमें सनम जावेद बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और दीगर बहुत सारे लोग हैं। अबाद फारूक ने आज एक जगह पे रैली निकाली है, कुछ और लोगों ने रैलीज निकाली अपने अपने इलाकों में। तो ये लाहौर गैर मामूली तौर पे बाहर आ रहा है और ये बार बार इस बात का ऐलान कर रहा है कि नवाज शरीफ के लिए अब लाहौर के दिल में कोई गुंजाइश नहीं है। और वैसे भी नवाज शरीफ को और उनके पूरे खानदान को उखाड़ के फेंक दिया था लाहौर ने 8 फरवरी 2024 को। वो जबरदस्ती यहां पे अपना किला बांध के मुसल्लत हुए हैं जूते पॉलिश करके। अदरवाइज उनके लिए लाहौर में अब कोई गुंजाइश लाहौरियों ने छोड़ी नहीं थी कि वो यहां पे सियासत करते। नादरीन, एक खबर मैं पढ़ रहा था, ये बहुत अजीब 2-3 खबरें आई हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो यह है कि जजों के बर्तनों में खाना खाने पर जो है वो मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। बड़ी हैरान कुन खबर है, ये अखबारात के अंदर भी छपी हुई है कि मुअज़्ज़िज़ जजेस के लिए मुख्तलिफ बर्तनों में खाना खाने पर जो जजेस का रेस्ट हाउस है गालिबन जीओआर में है, ये वहां जो छोटे मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है कि जनाब ये बर्तन तो जज साहब का था, इसमें खाना क्यों खा लिया। तो 4 मुलाजमीन ने जजेस के बर्तनों में खाना खाया, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इंक्वायरी करवाई गई। 3 मुलाजमीन को जो है वो एक वार्निंग टाइप की दे दी गई है, उनके अमल को नापसंदीदा करार दिया गया या उनके ऊपर हल्का फुल्का एक्शन लिया गया, जिसको शोकाज टाइप का कहते हैं। जबकि एक जो है वो क्रिश्चियन वेटर थे वहां पे,
उनको मिसकंडक्ट का इल्जाम पर बरतरफी का शोकॉज जारी कर दिया गया। उनके लिए जरा सख्त क्राइटेरिया रखा गया क्योंकि वो क्रिश्चियन थे, ऐसा लगता है। ये बड़ा अफसोसनाक है, बड़ी अफसोसनाक खबर है। एक तो अमीर और गरीब की, बड़े और छोटे की यहां पे एक बहुत बड़ी तफरीक पैदा की गई। दूसरा फिर फर्दर जो है उसके अंदर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का हमारा एक दोस्त वहां पे काम करता है उसके साथ सलूक थोड़ा अलग किया गया। इस खबर के मुताबिक मैंने किस्मत खान साहब का जो अकाउंट है वहां से ये खबर पढ़ के सुनाई, इस पर मुझे बहुत अफसोस हुआ। एक और इंतहाई अफसोसनाक खबर है, पसंद की शादी किए जाने पर खातून को गोलियां मारकर कत्ल किया गया है। इस हवाले से भी मुसद्दका इतलात नहीं आ रही, लेकिन बहुत सारी खबरें हमारे पास मौजूद हैं। और ये एक वीडियो है जो अब वायरल हुई है। बलूचिस्तान में पसंद की शादी करने वाले जोड़े को सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है और ये वायरल हो गई है वीडियो। वजीर आला जो है बलूचिस्तान के, वो आजकल बरतानिया में है अपने बच्चों के पास, लेकिन उन्होंने वहीं से नोटिस लिया है और ये कहा कि मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए। इसके वाकये का ये नहीं पता कि ये वाकया है कब का, लेकिन ये कंफर्म है जो जबान वो लोग बोल रहे हैं वो बलूचिस्तान की है और ये लोग रहने वाले बलूचिस्तान के ही हैं। इसमें जो वहां जर्नलिस्ट है मकामी, उन्होंने भी कंफर्म किया कि ये बलूचिस्तान का इलाका है, बलूचिस्तान के ही लोग बज़ाहिर ये नजर आ रहे हैं वीडियोज में। लोग इकट्ठे होकर आते हैं, पगड़ियां पहनी हुई हैं, टोपियां पहनी हुई हैं, फैसला करते हैं, खातून को खड़ा करते हैं। वो पता नहीं कौन सी ये गैरत तो नहीं बेगैरती लगती है मुझे, वो गोलियां मार दी उसको, लड़की को, सिर्फ इसलिए कि उसने पसंद की शादी की थी। ये इंतहाई अफसोसनाक है, बहुत बड़ा जुल्म है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। बहुत ही तकलीफदेह वाकया है, बहुत ही तकलीफदेह वाकया है और तमाम उलमा इकराम को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। तमाम जितने भी मकातब फिक्र के लोग हैं उन सबको इसकी मजम्मत करनी चाहिए। इस्लाम में पसंद की शादी का इस्लाम आपको हक देता है और ये कोई तरीका नहीं है कि आप सरेआम लोगों को ऐसे गोलियां मार दें। ये तो बिल्कुल एक रियासत की रिट ऐसे चैलेंज होती है। यहां पे रियासत को अपनी अमलदारी शो करनी चाहिए। एक और नाज़रीन खबर है, बल्कि दो खबरों का एक मिलाप है, मैं दोनों आपके सामने रख देता हूं, आप भी जरा देखें इस हुकूमत का विजन। सर आपका विजन है, याद है वो कहा था उसने, और ये टिकटॉकर जो हुकूमत है ये फिर ऐसे ही काम करती है ना। वजीर आजम ने टॉपर तलबा को, जो टॉप करेंगे तलबा, बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी दिखाएंगे, उनको इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोडर फराहम करने का ऐलान कर दिया कि आप आला तालीम हासिल करने के बाद लोडर रिक्शा चलाएंगे, आप सामान उठाएं, उठाकर रिक्शे में रखें और फिर आप सामान लेकर डिलीवर करें। इनके बच्चे शुगर मिलें चलाएंगे और आप इनकी शुगर की बोरियां जो है वो अपने लोडर पे डाल के लोडिंग का काम करें। ये कोई ये विजन है यार, हद हो गई वैसे खुदा की कसम। आपको किसी को समझ आती है? दुनिया के किसी मुल्क में आप जाकर बताएं कि वजीर आजम का टॉपर तलबा को, जो टॉप कर रहे हैं तलबा, बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे हैं, वो जो टॉप करने वाले तलबा है उनको देते हैं लोग स्कॉलरशिप, बाहर भिजवाते हैं कि जाके पढ़ो, पाकिस्तान का नाम रोशन करो, मजीद तालीम के अंदर कुछ सीखो। वो जो टॉप करने वाले तलबा उनको इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोडर फराम करने का ऐलान, या लोडर फराम करें आप जनाब, इसके ऊपर जो है सामान ढोना का काम शुरू करते हैं आप। इससे अच्छा उनको स्कूल ही ना डालते, शुरू से ही खोती रेडी देके देते उनको। जब वो खोती रेडी से पैसे कमा लेते वो अपना लोडर खुद खरीद लेते। इससे तो बेहतर वो था पढ़े लिखे मजदूर पैदा करने की कोशिश कर। हैरत होती है मुझे इनकी सोच पे, इनके विजन पे, जो है ही नहीं। अच्छा, गरीब आदमी को या टॉपर तालिब इल्म जो है उसको देंगे लोडर रिक्शा इलेक्ट्रिक वाला और इलेक्ट्रिक रिक्शा, जबकि मेंबर पार्लियामेंट को क्या देंगे? उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है, 104 फैमिली स्वीट्स को मुकम्मल करने का फैसला कर लिया गया है, बड़े लग्जरी किस्म के। और ये 2 अरब 88 करोड़ 24 लाख रुपए लागत से 3 माह में इनको फंक्शनल कर दिया जाएगा और जबरदस्त किस्म के फैमिली स्वीट्स बनाए जाएंगे। एक कमरा नहीं, फैमिली स्वीट। इनके लिए तो जेलों में भी स्वीट्स होते हैं, ये जाके उनमें रहते हैं, तो फैमिली स्वीट्स इनको बनाकर दिए जाएंगे जहां पे ये पार्लियामेंटेरियन एंजॉय करेंगे। ये है हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटी, ये मुल्क चलाएंगे। ये एस्टेब्लिशमेंट को इस तरह के नमूने पता क्यों पसंद है? क्योंकि वो खुद भी इसी टाइप की है। मोटी खोपड़ी है ना, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, कभी दिमाग वाले बंदे को आगे नहीं आने दिया। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।